दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर है हमारा पैस्टोरलिस्ट इन दी मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए। पिछले पार्ट में हम लोगों ने इंडिया में जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज हैं, चाहे वो माउंटेन्स में हो, प्लेटू पे हो, प्लेन रीजन में हो या फिर डेजर्ट रीजन में हो, वो किस तरह से अपना जीवन यापन करती हैं, कौन कौन सी पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज हैं, वो सारा सब कुछ पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके थे। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिश आ गए या फिर कह सकते हैं कि अंडर द कॉलोनियल टाइम पीरियड, ये जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज थी, इन लोगों ने किस तरह से किन किन चीजों को सफर किया, कैसे कोप अप किया, क्या ऐसे बदलाव लाए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के लोगों ने जिसके चलते पैस्टोरल नोमैड्स की लाइफ जो है वो अफेक्ट हुई थी। ये सारी चीजें हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछले पार्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, वहां से चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब कनेक्ट कर पा रहे हो तो फिर एक कदम और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पैस्टोरल नोमैड्स जो थे उनके जीवन पर कॉलोनियल टाइम पीरियड में क्या प्रभाव पड़ा। दिस इज द थीम, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस पार्ट एंड हियर वी गो। कॉलोनियल रूल एंड पैस्टोरल लाइफ। कॉलोनियल रूल एंड पैस्टोरल लाइफ मतलब क्या है कि समझिए, जैसे आपने पिछले पार्ट में क्या देखा, आपने अभी तक चैप्टर के पिछले पार्ट में ये सब कुछ देख चुके हैं कि जो अलग अलग नोमैडिक पैस्टोरल कम्युनिटीज थी वो किस तरह से फॉरेस्ट या फिर कह सकते हैं पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड पर डिपेंडेंट थी, और उसी के हिसाब से चाहे वो मॉनसून हो, चाहे वो कोल्ड मतलब विंटर्स एंड समर्स हो, उस हिसाब से उनका साइक्लिक मूवमेंट जो था वो डिफाइन होता था। क्लियर हो रहा है। लेकिन जब कॉलोनियल रूल आता है ना देश पे, कॉलोनियल रूल आने का मतलब क्या है कि जब जैसे इंडिया में ब्रिटिश आ जाते हैं, तो इंडिया में जब ब्रिटिश रूल आता है तो ब्रिटिश रूल ने पैस्टोरल लाइफ जो थी, जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज थी, उनके जीवन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करा, वो सारी चीजें जो है वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। देखो ये टॉपिक बहुत प्रिसाइज और बहुत अच्छे से समझना। कैसे प्रिसाइज और कैसे बहुत अच्छे से समझना, जैसे कि अब आगे आप चैप्टर में एक और चीज पढ़ोगे अफ्रीका के पेस्टोरल कम्युनिटीज के बारे में, तो वहां पे पूरा मिक्स करके दिया है कि अफ्रीका में पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं, और जब अफ्रीका में भी अलग अलग तरह से जर्मनी, ब्रिटेन के लोग, फ्रांस के लोग रूल कर रहे होते हैं, तो वहां की जो कम्युनिटीज हैं वो किस तरह से अफेक्ट होती है। ठीक है, वो आप वहां पे एक तरह से प्रिसाइज फॉर्म में पूरा एक साथ पढ़ लेते हो। और यहाँ पे आपको क्या है, इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडिया की पेस्टोरल कम्युनिटीज एक टॉपिक में दी है, और इस दूसरे टॉपिक में आपको बता रहे हैं कि इंडिया की पेस्टोरल कम्युनिटी जो है, यहाँ की जो पेस्टोरल लाइफ थी वो कॉलोनियल रूल में किस तरह से अफेक्ट होती है। समझ में आया ना। तो वो कॉलोनियल रूल में क्या प्रभाव आया वो देखो यहां पे। तो अंडर कॉलोनियल रूल लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली, और यही आपके टीचर का फेवरेट क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का कि हाउ द लाइव्स ऑफ कह सकते हैं पैस्टोरल कम्युनिटीज, हाउ द लाइव्स ऑफ पैस्टोरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली अंडर द कॉलोनियल रूल। एक्सप्लेन व्हाट वर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट सो दैट द लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट वाज चेंज्ड। क्लियर हुआ। क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि ऐसा क्या हुआ कि इनका जीवन बदल गया। कॉलोनियल रूल जो आया, ब्रिटिश रूल जैसे आया, तो उन्होंने क्या सिंग मार दिए थे क्या इन लोगों के पेट में। ठीक है, तो वो एक पॉइंट है कि ऐसा क्या बदलाव आया, हाउ। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो आप जैसे क्या देखेंगे कि जो पेस्टोरल कम्युनिटीज थी, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट थे, तो उनके ग्रेजिंग ग्राउंड श्रैंक होते चले गए। ग्रेजिंग ग्राउंड श्रैंक कैसे होगा, जगह छोटी थोड़ी ना होती है, हमारे कपड़े छोटे होते जगह कैसे छोटे हो जाती है। यहाँ श्रैंक होने का मतलब ये कि ग्रेजिंग ग्राउंड जो खत्म होते चले गए। ठीक है, देयर मूवमेंट वाज रेगुलेटेड, उन्हें फ्रीली मूव नहीं करने दिया जा रहा था, उनको रेवेन्यू जो पे करना पड़ता था वो इंक्रीज कर दिया गया। एग्रीकल्चरल स्टॉक जो है उनका वो डिक्लाइन होने लगा, मतलब पहले जितनी भीड़ बकरियां रहती थी वो कम होने लगी उनकी। ठीक है, एंड देयर ट्रेड्स एंड क्राफ्ट्स वर एडवर्सली अफेक्टेड। तो वो जैसे हमने देखा बंजारास वगैरह होते थे, तो वो क्या कर रहे हैं, ट्रेड करते हो जा रहे हैं। दे आर कंटिन्यूअसली ऑन अ मूव, वो घूम तो रहे हैं लेकिन घूमते घूमते क्या है, सामान भी बेच रहे हैं, 10 का 2 10 का 2। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि वो सामान भी बेच रहे हैं ना घूमते घूमते, तो उनका ट्रेड और क्राफ्ट, अब जब उनकी मूवमेंट को ही आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो उनका ट्रेड और उनका जो ट्रेडिंग सिस्टम है ये भी इफेक्ट होगा ही होगा, स्वाभाविक है। समझ में आया ना। तो ये कहानी है, ये कहानी है। अब पॉइंट ये आ रहा है कि हाँ, पेस्टोरल लाइफ जो है वो अफेक्ट हुई है। कैसे इफेक्ट हुई कि ये सारे प्रभाव पड़े। अब ये सारे प्रभाव क्यों पड़े, व्हाई, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई। फाइन, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हुआ। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कहानी समझ में आ गई है। क्या कहना चाह रहा है ये टॉपिक कि कॉलोनियल रूल में पेस्टोरल कम्युनिटी जो है उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा, उनका ग्रेजिंग लैंड जो है वो श्रैंक हो गया, उनकी मूवमेंट को रेगुलेट किया गया, उनके जो कैटल्स थे, उनका जो वो ट्रेड करते थे, उन सारी चीजों पर प्रभाव पड़ा। कैसे प्रभाव पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ बदलाव लाए गए। ठीक है, तो पॉइंट वही आएगा कि देयर वर सम ऑफ द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट व्हिच अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ पेस्टोरल कम्युनिटी।
ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ कुछ बदलाव लाई और उन बदलाव ने क्या किया, पेस्टोरल कम्युनिटीज जो हैं, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट जो हैं, उनके जीवन को बदल के रख दिया। तो व्हाट वर दोस चेंजेस, हियर इज द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर में। इस तरह से देखो, शब्द बदलेंगे, सवाल बहरूपिया होता है, सवाल बहरूपिया होता है, क्वेश्चन के शब्द बदल जाएंगे लेकिन एसेंस जो रहना है वो इंटैक्ट रहना है। मतलब कि एसेंस वही रहेगा कि क्या ऐसे बदलाव थे, क्यों उनका जीवन बदला, क्या किया ब्रिटिशर्स ने, तो ये सारी चीजें करी है। तो एक एक करके सारे पॉइंट समझाऊंगा, 4 ब्रॉड पॉइंट्स हैं, अच्छे से समझना। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये सारा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि जो पेस्टोरलिस्ट थे उनकी लाइफ बदल गई, क्यों, क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किए, सर्टेन चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। एंड व्हाट वर दो सर्टेन चेंजेस, तो ये सारे चेंजेस हैं। पहला चेंज क्या है, द कॉलोनियल स्टेट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड्स इनटू कल्टीवेटेड फार्म्स। देखो, जब ब्रिटिशर्स रूल करने आए ना तो उन्होंने देखा कि इंडिया में तो क्या है, मौज चल रही है। कैसे कि जंगलों में बहुत सारी ट्रेड, मतलब इस तरह से जो पेस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटीज है घूम रही है, अपने कैटल्स को ग्रेज करवा रही है, सारा सब कुछ, कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं है और रिसोर्सेज इतने सारे इंडिया में। उन्होंने तो इतनी जमीन नहीं देखी थी। जब इंडिया में आए होंगे ब्रिटिशर्स तो उन्होंने देखा होगा हम तो इतनी सी जगह से निकल के आए, यहाँ तो विशाल कह सकते हैं भूमि है, इनके पास नदियां हैं, फर्टाइल सॉइल है। तो ब्रिटिशर्स को लालच आ गया। क्या लालच आ गया कि जो कॉलोनियल स्टेट था ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो ये चाहते थे कि जितना भी ग्रेजिंग लैंड है ना, जब खुली जगहों में बस जानवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, भैंस ऐसे चारा चबाती हो, फिर उनकी तरफ देखती है, बोलती देखो खुली जगह है हमारे पास में, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े ग्रेजिंग लैंड्स थे, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ये चाहती थी इनको एग्रीकल्चरल ट्रैक में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर ट्रैक में क्यों कन्वर्ट करना है, खेती करेंगे क्या ब्रिटिशर्स अब ब्रिटेन छोड़ के यहाँ के, नहीं, उन्होंने देखा कि यहाँ लोग खेती करेंगे और जो लोग खेती करेंगे हम उनके ऊपर लगाएंगे टैक्स, ठीक है, लोगों के ऊपर लगाएंगे टैक्स और हमें मिलेगा पैसा। तो बाबू भैया पैसे ही पैसा होगा, उस टाइप से सोचने लगे। कौन उस टाइप से सोचने लगे, ब्रिटिशर्स। तो लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेन सोर्स, ठीक है, लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम, देयरफॉर एक्सपेंडिंग कल्टीवेशन वुड इंक्रीज देयर रेवेन्यू। तो उन्होंने सिंपल सा गणित लगाया कि ये जो ओपन ग्रेजिंग लैंड है, इस ओपन ग्रेजिंग लैंड को क्या किया जाए, क्लोज किया जाए, वहां पे एग्रीकल्चरल लैंड्स में, कल्टीवेटेड फार्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाए उन्हें, जिससे हम क्या कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू ले पाएंगे, ठीक है। ये तो एक चीज हुई। एंड पैरेलल टू दैट, उसी के पैरेलल, जैसे अगर आप देखोगे, पैरेलल टू दैट इट कुड एट द सेम टाइम प्रोड्यूस मोर जूट, कॉटन, व्हीट एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दैट वर रिक्वायर्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जब यहाँ खेती होगी तो खेती में वो क्या करेंगे, कॉटन ही प्रोड्यूस करेंगे, जूट ही प्रोड्यूस करेंगे, व्हीट ही प्रोड्यूस करेंगे। ये सारे सामान की तो पूरे यूरोप में बहुत डिमांड है, तो हम ले जाके यूरोप में बेचेंगे। मतलब क्या हो गया, एक तीर से दो निशाने लगा दिए उन्होंने, ठीक है। दे वर लाइक दिस इज बिजनेस, क्या कि हम रेवेन्यू भी कमा लेंगे और यहां से जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उन्हें ले जाके बेच भी देंगे। तो ये गणित लगाया उन्होंने, ये गणित लगाया। और इसके चलते क्या है, इसके चलते जैसे अगर आप देखोगे तो उन्होंने ये कि ओपन लैंड जो थी उसको फुल ऑफ विल्डरनेस, अनप्रोडक्टिव कंसीडर करते थे। कौन, ब्रिटिशर्स। उन्होंने बोला कि खुली जमीन तो अनप्रोडक्टिव है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो बहुत प्रोडक्टिव थी। क्यों, क्योंकि इतने सारे कैटल्स उस पर फीड कर रहे थे उस जमीन पे। लेकिन उन्होंने सारी जमीन को कल्टीवेटेड फार्म्स में कन्वर्ट कर दिया। फ्रॉम द मिड 19th century, wasteland rules were enacted in various parts of the country. Uncultivated lands were taken over and given to the select individuals, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, तो एक वेस्टलैंड रूल्स क्रिएट करे। तो जो खाली पड़ी जमीन थी, कहने को खाली पड़ी जमीन थी, लेकिन उस पर कैटल्स ग्रेज करते थे, लेकिन उन्होंने बोल दिया नहीं, वेस्टलैंड रूल, ये पूरी वेस्टलैंड है, तो इसको क्या किया जाए, वेस्टलैंड रूल के अकॉर्डिंग ये पूरी जमीन को नापा तोला जाए और लोगों को दे दिया जाए। बहुत अच्छे लोग थे, नहीं, लोगों को क्यों दे रहे, अगेन लोगों को देंगे, किसी को हेडमैन को क्या बना देंगे, मतलब उस पूरी जमीन का किसी को एक मुखिया बना देंगे, वो बोल देंगे तुम करो खेती, करवाओ खेती, हमें टैक्स दो, हमें तो रेवेन्यू मिल रहा है, दिस इज बिजनेस, ठीक है। तो इस तरह से क्या होने लगा, तो इन मोस्ट एरियाज द लैंड टेकन ओवर वर एक्चुअली ग्रीजिंग ट्रैक्स। तो ये जो वेस्टलैंड रूल्स के अंडर में जितनी भी जमीन उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ली और लोगों को दी ना, वो सारी की सारी ग्रेजिंग ट्रैक्स थे, ठीक है। जहां पे पहले एक समय पे पेस्टोरलिस्ट, ये नोमैडिक पेस्टोरल कम्युनिटी की जो कैटल्स हैं वो ग्रेज करती थी, ठीक है। तो ये ग्रेजिंग ट्रैक कब्जे में ले ली, दे वर यूज्ड बाय पेस्टोरलिस्ट। So expansion of cultivation inevitably meant the decline of pasture and problem of pastoralist, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो ये डिक्लाइन हुआ किस चीज में, पैस्चर लैंड का, पैस्चर ट्रैक का, तो उससे कहीं ना कहीं जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज थी वो कहीं ना कहीं क्या करी, बहुत ज्यादा सफर करी। तो दिस वाज द फर्स्ट चेंज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हाउ द लाइव्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज वर अफेक्टेड विद द कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियल रूल के टाइम पीरियड में सर्टेन चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड which affected the lives of pastoralist communities, and what were those certain changes। तो पहला चेंज यही था कि उन्होंने सबसे पहले तो क्या कर दिया, ग्रेजिंग लैंड को
कन्वर्ट कर दिया कल्टीवेटेड फार्म्स में, जिसका इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, जिसका इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। दूसरा और क्या ऐसे बदलाव लाए? तो बाय द मिड 19th सेंचुरी वेरियस फॉरेस्ट एक्ट्स वर आल्सो बीइंग इनेक्टेड इन द डिफरेंट प्रोविंसेस। अलग अलग प्रोविंसेस में क्या कर दिए गए? फॉरेस्ट एक्ट्स ले आए। अगेन कुछ सुना सुना सा लग रहा है, सर करण अर्जुन जैसी याद आ रही है क्या आपको? क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान करोगे तो जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा है फॉरेस्ट सोसाइटी वाला, ठीक है, फॉरेस्ट सोसाइटी वाला जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ के आए हिस्ट्री में, तो वहां पे आपको ध्यान होगा तो फॉरेस्ट एक्ट आया था, जिसके चलते क्या है, जिसके चलते रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट करके फॉरेस्ट को क्लासिफाई कर दिया गया था। अभी जो पैस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटीज होती थी ना, इन्हें किसी एक्ट से कोई डर थोड़ी ना लगता था, मतलब इन्हें किसी एक्ट का कोई सुन समझ नहीं था। यह तो ऐसा है कि हमारे जंगल, हमारे जानवर, हमारा घास, हमारा पेड़, हम खिलाएंगे पिलाएंगे इनको। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने तो चीजों को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया था ना, तो दूसरा चेंज उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि मिड 19th सेंचुरी आते आते, टू बी मोर प्रिसाइज, किस ईयर में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था। दिस इज योर होमवर्क, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप, पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? बाय द मिड 19th सेंचुरी वेरियस फॉरेस्ट एक्ट्स वर आल्सो बीइंग इनेक्टेड, अलग अलग अमेंडमेंट भी लाए थे, ध्यान है। तो आप मुझे बताना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट किस ईयर में आया था? तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है, डिफरेंट प्रोविंसेस में, और उसके चलते क्या हो गया? उसके चलते फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस्ड कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर लाइक देवदार और साल वर डिक्लेयर्ड रिजर्व्ड, ठीक है। तो जो कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर प्रोड्यूस करते थे जिन जंगलों से, उनको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। अब रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया मतलब क्या है कि नो पैस्टोरलिस्ट वाज अलाउड एक्सेस टू दीज फॉरेस्ट। तो अब जब रिजर्व फॉरेस्ट है तो वो तो रिजर्व हो गया, बंद हो गया, अब आप जा नहीं सकते हो। तो पेस्टोलिस्ट कम्युनिटीज जो है वो अपने मतलब कैटल्स को देख के बोलती है कि अब हमें कहीं और रेन बसेरा देखना पड़ेगा, यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, ठीक है, उस तरह की समस्या। अदर फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड, ठीक है, और दूसरे फॉरेस्ट जो थे तो उन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में क्लासिफाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते थे, तो इन दीज some customary grazing rights of pastoralists were granted but their movement were severely restricted, ठीक है। तो कुछ और छोटे मोटे कस्टमरी राइट्स दे दिए गए थे कि हाँ चलो तुम लाखों सालों से ऐसा करते आ रहे हो तो अभी भी कर लेना, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड वे में। समझ में आया? तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगी थी। फाइन, तो दीज फॉरेस्ट एक्ट्स चेंज द लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट। और ये जो इस तरह के फॉरेस्ट एक्ट्स आए जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिए ना, तो इन फॉरेस्ट एक्ट्स ने पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज का जीवन बदल दिया पूरी तरह से। अगेन बड़ा क्वेश्चन तो आपको ध्यान है, डरे तो नहीं, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन तो आपको ध्यान रहेगा। क्या बड़ा क्वेश्चन? कि व्हाट वर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ठीक है, व्हिच अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ क्या कहेंगे, पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज। तो उसमें एक पॉइंट हमने ये पढ़ लिया कि हाँ उन्होंने क्या कर दिया, एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करना चालू कर दिया, ग्रेजिंग लैंड को। दूसरा ये कि उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट ले आए, लेकिन उसके अंदर भी छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? कि हाउ डिड द फॉरेस्ट एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड अंडर द कॉलोनियल गवर्नमेंट अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट और चेंज द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट एक्ट लाए ब्रिटिशर्स ने, तो उससे पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा होगा? अब देखो यहां आप खुद दिमाग लगाओ। ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि हमें तो कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर चाहिए, रिजर्व फॉरेस्ट में मिल जाएगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में मिल जाएगा, लेकिन जब पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज को इन फॉरेस्ट एरियाज में घुसने दिया जाता था ना, तो अब उनकी भेड़ है, बकरी है, भैंस है, गाय है, बैल है, तो वो ये थोड़ी देखते थे कि छोटा पौधा है, ये बड़ा पौधा है, उनके सामने तो जो आता जाता है उसको खाते जाते थे वो, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स का मानना था कि छोटे छोटे सैपलिंग्स को ये जानवर क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, इस कारण बड़े जंगल नहीं बन पाएंगे कभी भी। तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, एंट्री को रोक दिया, ठीक है, एंट्री को रोक दिया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखो इसका प्रभाव ये पड़ेगा, तो सवाल मैं वही बता रहा हूं। देखो ये जो नोट्स होते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं, कम्युनिटी सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और नोट्स एज सच आपको एनसीईआरटी पूरी समझाता हूं मैं, ठीक है। नोट्स में भी एनसीईआरटी होती है, कुछ अपने वर्ड्स होते हैं, कुछ एनसीईआरटी होती है। एडवांटेज लेकिन क्या होता है ना, इस पे क्वेश्चन और उस क्वेश्चन के बाद में आंसर क्या जा सकता है वो बना के दे देता हूं। सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल व्हाइल यू आर रिवाइजिंग द थिंग्स, ठीक है। तो उस तरह से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आया? तो अब क्या देखो, पेस्टोरलिस्ट वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग मेनी फॉरेस्ट एंड देयर मूवमेंट वर रेगुलेटेड। तो जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज थी, तो पेस्टोरलिस्ट्स वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग मेनी फॉरेस्ट एंड देयर मूवमेंट वाज रेगुलेटेड। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट आ गया, आप रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं जा सकते हो, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ जाओगे आप। समझ में आया? ये चीज हो गई एक। दूसरा क्या है, दे नीडेड अ परमिट फॉर एंट्री। अब अगर इन्हें जाना है पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज को, तो उनको परमिट लेकर जाना पड़ेगा। अब उस परमिट में क्या होता था, तो एक परमिट जो होगा, तो परमिट एक तरह की परमिशन वाली चीज है, तो उसमें टाइमिंग लिख दी जाती है कि
कब जाओगे, कब तक वापस आना है तुम्हें जंगल के अंदर से, कितने दिन तक तुम अंदर रह सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, लिमिट किया जा रहा है। और अभी जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज है ना, ये जानवरों के साथ जा रहे हैं, जानवरों को ये परमिट, जानवरों को ये टाइमलाइन, जानवरों को ये कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये समझ नहीं आता था। वो तो जानवर है ना, वो तो भेड़ बकरी मतलब गधा भैंस बैल ये है, तो उन्हें कैसे समझ में आएगा। तो बड़ा रिस्की सा हो जाता था, या फिर कह सकते हैं ना, बड़ा अनइवन सिचुएशन ऐसी डेवलप हो जाती थी कि जहां पे पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज बड़ी डिलेमा में रहती थी कि कैसे जीवन यापन होगा इन सारे जानवरों का भी और मेरा भी, ठीक है। तो द परमिट स्पेसिफाइड द पीरियड्स इन विच दे कुड बी लीगली विद इन द फॉरेस्ट, इफ दे ओवरस्टेड दे वर लायबल टू फाइन्स, ठीक है। तो परमिट के हिसाब से क्या है, उनको ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि तुम्हें इतने दिन ही रहना है, अगर ओवरस्टे करोगे तो फाइन लगेगी। तो इस तरह से क्या देखने को मिल रहा है कि जो फॉरेस्ट एक्ट्स थे, तो दीज फॉरेस्ट एक्ट्स हैव चेंज्ड द लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज। समझ में आया। तो उस तरह से एक चीज आपको ध्यान देना चाहिए। तो व्हाट आर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द कॉलोनियल टाइम पीरियड। तो पहली चीज तो आपने देख ली कि उन्होंने क्या कर दिया। पहली चीज हमने जो अभी देखी कि उन्होंने ग्रेजिंग लैंड से एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्ट करना शुरू कर दी। दूसरी चीज, उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट्स ले आए और उनका प्रभाव क्या था ये भी आपको देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज क्या है देखो, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर सस्पिशियस ऑफ नोमैडिक पीपल, देयरफॉर दे इंट्रोड्यूस्ड क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। पराकाष्ठा देखो, पराकाष्ठा मतलब देखो, मतलब इन द सेंस कि देखो किस सोच, मतलब कहां तक सोच पा रहे थे ब्रिटिशर्स और किस तरह से वो जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज थी उन्हें अफेक्ट कर रहे थे। क्या हुआ यहां पे, क्योंकि पैस्टोरल कम्युनिटी है ना, तो वो एक जगह सेटल्ड नहीं रहती, वो तो नोमैड्स हैं, कभी यहां इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा किधर चला, उस टाइप से घूमते रहते हैं। अब क्या हो रहा है ना कि जब वो इस तरह से मूवमेंट करते हैं तो दे कैन नॉट बी टैक्स्ड इजीली। अब आप टैक्स कैसे लगाओगे, आज यहां है कल वहां है। और यही चीज हमने कहां देखी थी, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के केस में भी देखी थी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से ब्रिटिशर्स को क्यों प्रॉब्लम थी, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स 2 साल यहां खेती करेंगे, तीसरे साल छूमंतर। तो ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि यार ये तो टैक्स ही नहीं देते हैं, इनको पकड़े कैसे अपन। तो इसके लिए वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिस्करेज करते थे, है ना। सेम चीज यहां पे भी आ रही है, क्या कि ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि नोमैडिक पीपल जो है दे आर नॉट स्टेइंग एट वन प्लेस। उन्हें ऐसा लगता था कि शायद चोरी वोरी करते होंगे क्योंकि इधर से उधर घूम रहे हैं, सारी चीजें, उनको टैक्स करना आसान नहीं था। फाइन, उनको मतलब ऐसा लगता था कि सेटल्ड कम्युनिटीज जो रहेगी वो पीसफुल रहेगी, ये तो घूम रहे हैं, इनका क्या भरोसा, कभी यहां पे आग लगा दी, कभी वहां मस्ती कर ली, इस टाइप से। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंडर द कॉलोनियल रूल व्हाट वर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड। तो एक चेंज ये लेके आए कि उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ले आए। जैसे उन्होंने रूल्स बनाना चालू किया ना, फॉरेस्ट एक्ट ले आए, वेस्टलैंड रूल्स ले आए, तो जमीन बांटना चालू कर दी। बस ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लेके आए। अब ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्या कहता है समझना, तो इस एक्ट को अच्छे से समझाता हूं मैं। समझ में आया ना ये क्या कहानी है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्यों लाए उन्होंने, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो मूवमेंट कर रहे हैं ना नोमैड्स, ये शायद चोरी करते होंगे या फिर ये लॉ एंड ऑर्डर को अवॉइड नहीं करेंगे, तो ये तो क्रिमिनल्स है। तो इसके अंडर क्या होता है कि जो पैस्टोरलिस्ट, ठीक है, जो पैस्टोरलिस्ट देयर the pastoralists who change their place of residence every season, हर सीजन के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गद्दीस की बात करें तो क्या है, विंटर्स में नीचे आ जाते हैं शिवालिक में, समर्स में ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह के जो पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज हैं who change their place of residence every season, तो ये लोगों को क्या कहा गया, इन्हें क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। तो द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड द रूरल पीपल टू लिव इन द विलेजेस इन फिक्स्ड प्लेसेस with fixed right on particular fields। अब सरकार ये चाहती थी कि लोग एक जगह स्थापित होकर बैठ के काम करें ताकि हम उनके ऊपर टैक्स लगा सके, हम उनको लॉ एंड ऑर्डर में रख सके, हम उनकी जानकारी रख सके, ठीक है। सरकार चाहती थी ऐसा, लेकिन होगा क्या, लेकिन नोमैडिक कम्युनिटीज तो एक जगह बैठेगी नहीं, ठीक है। तो सच अ पॉपुलेशन वाज, देखो, और वो सरकार ऐसा क्यों चाहती थी कि लोग एक जगह बैठ के काम करें, क्योंकि अगर लोग एक जगह बैठ के काम करेंगे तो उस पॉपुलेशन को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, टैक्स लगाया जा सकता है। मैं एकदम इंटेंशन बताऊं अगर उनका तो, लेकिन दोज हु वर सेटल्ड वर सीन एज, हाँ एक चीज और समझ लेना, क्योंकि जो एक जगह सेटल्ड कम्युनिटी रहेगी ना वो पीसेबल एंड लॉ अबाइडिंग रहेगी, और जो सेटल्ड नहीं रहेंगी जैसे नोमैडिक, इन्हें क्रिमिनल कंसीडर किया जाने लगा। समझ में आया ना कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट क्यों आया, क्योंकि वो उनको घूमता हुआ देखना उन्हें पसंद नहीं आता था ब्रिटिशर्स को। तो उन्होंने सोचा कि सेटल्ड कम्युनिटी ज्यादा बेहतर है, वो पीसेबल होती है, लॉ अबाइडिंग होती है। लेकिन जो लोग घूम रहे हैं नोमैडिक ट्राइब्स हैं, तो ये नोमैडिक ट्राइब्स क्या हैं, ये क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है। और इसी के चलते 1871 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या, इंडिया में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने क्या पास कर दिया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास कर दिया। अब जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया गया, तो इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के चलते क्या होता है, बाय दिस एक्ट मेनी कम्युनिटीज ऑफ
by this act many communities of craftsmen, traders and pastoralists were classified as criminal crimes। तो बहुत सारे पेस्टोलिस्ट कम्युनिटीज को, ठीक है, ट्रेडर्स को और क्राफ्टमैन को क्रिमिनल का दर्जा दे दिया कि तुम तो क्रिमिनल हो, ठीक है। दे वर स्टेटेड टू बी क्रिमिनल बाय नेचर एंड बर्थ। ऐसा कहा जाता है कि बाय नेचर, क्योंकि दे आर ऑन कंटिन्यूसली मूव, तो दे आर क्रिमिनल्स। बाय बर्थ दे आर क्रिमिनल्स, उनकी फैमिली में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी क्रिमिनल। सबको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के चलते कुछ स्पेसिफिक ट्राइबल कम्युनिटीज को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया। Once this act came into force, these communities were expected to live only in a notified village settlements। और अब क्या है, जब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आ गया तो इनको बोल दिया कि अगर तुम बाहर निकले तो तुम तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अंतर्गत तुम्हारे ऊपर मुकदमा चला दी जाएगा, तुम्हें नोटिफाइड विलेज के अंदर ही रहना होगा, इस गांव को छोड़ के तुम जा नहीं सकते हो। ताकि क्या हो, ताकि वो कंट्रोल कर सके, उनको आइडेंटिफाई कर सके, उन पे टैक्स लगा सके। कहानी पूरी ये थी, ठीक है। तो दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विदाउट अ परमिट। बिना परमिट के उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता था, और ऐसे परमिट उन्हें मिलते भी नहीं थे बहुत आसानी से, ठीक है। द विलेज पुलिस केप्ट अ कंटिन्यूअस वॉच ऑन देम। तो विलेज पुलिस जो होती थी तो उनके ऊपर क्या करती थी, कंटिन्यूअसली नजर बनाए रखती थी कि ये कहीं गड़बड़ ना कर दे कुछ, ठीक है। विलेज पुलिस जो थी वो कंटिन्यूअसली उनके ऊपर नजर बनाए रखती थी कि कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 का क्या था, देखो मैंने क्या बताया आपको कि these slides are going to help you in a way कि अगर ऐसा आता है कि what were the provisions of criminal tribes act, छोटा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। एक बड़ा क्वेश्चन तो हमारा चल ही रहा था कि what were the changes introduced by the colonial government which affected the lives of pastoralist communities, लेकिन उसके अंदर से अगर क्वेश्चन निकल के आएंगे तो वो ऐसे आ गए, जैसे फॉरेस्ट एक्ट से क्या प्रभाव पड़ा, फाइन, वैसे ही अगर आ गया कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से क्या प्रभाव पड़ा, समझ में आया, वो चीज रहती है, फाइन। तो 3 पॉइंट हमने देख लिए कि उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड, पेस्चर लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज लेके आ गए, ठीक है, फॉरेस्ट लॉज लेके आ गए। तीसरी चीज हमने देख लिया कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लेके आ गए, और चौथा चेंज जो वो लेके आए कौन, कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिशर्स जो चौथा चेंज लेके आए वो क्या लेके आए, टू एक्सपेंड इट्स रेवेन्यू इनकम द कॉलोनियल गवर्नमेंट लुक्ड फॉर एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। एक बदलाव ये भी लेके आए कि उन्हें अपनी जेबें भरना थी, किन्हें, कॉलोनियल गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को अपनी जेब भरना थी, और उस जेब को भरने के लिए वो जितना हो सकता था, जो हो सकता था, जहां से हो सकता था, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, टैक्स लगाना चालू कर दिया, ठीक है। तो द टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन लैंड, ऑन कैनल वाटर, ऑन सॉल्ट, ऑन ट्रेड गुड्स एंड इवन ऑन फॉरेस्ट एनिमल्स, ठीक है। 3 गुना लगान देना पड़ेगा इस टाइप से, क्या कि अब क्या करेंगे, उनके ऊपर जहां हो सकता है वहां टैक्स लगाना चालू कर दिया। एक तरह से मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो पेस्टोलिस्ट कम्युनिटीज हैं तो इनके यहां तो क्या सोने की बारिश हो रही है, लेकिन वो अगर 4 रुपए भी कमा रहे तो 3 रुपए खींच के ले जाए जाते थे, उनकी चमड़ी में से दमड़ी निकाल ली जाती थी। इस तरह से क्रूअल एडमिनिस्ट्रेशन को फेस किया है हमारे एंसेस्टर्स ने, समझ में आया। तो क्या हो रहा है, टैक्स जो है वो लगाया गया, किसके ऊपर टैक्स लगाया गया, पेस्टोलिस्ट कम्युनिटीज के ऊपर। पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी छोड़ो, सबके ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, एग्रीकल्चरल पीजेंट्स जो है तो वो कैनल वाटर के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, हम जो खा रहे थे सॉल्ट के ऊपर टैक्स लग रहा है, जो ट्रेडर्स थे हमारी सोसाइटी में उस समय वो ट्रेड करते थे उनके ऊपर टैक्स लगता था। इनफैक्ट जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज होती थी तो वो अपने जानवरों को जब ग्रेस करवाने लेते थे ना, ले जाते थे तो बोलते तुम्हारे पास 100 जानवर है तो तुम 100 जानवर के हिसाब से टैक्स दोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इन मोस्ट पेस्टोरल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया ग्रेजिंग टैक्स वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो क्या और बदलाव इंट्रोड्यूस किए गए जिससे पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज की लाइफ इंट्रोड्यूस हो रही थी, तो ग्रेजिंग टैक्स इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। इट वाज इंट्रोड्यूस इन द मिड 19th सेंचुरी। अब ग्रेजिंग टैक्स क्या है, तो ग्रेजिंग कौन करेगा, गाय करेगी, भैंस करेगी, भेड़ करेगी, बकरी करेगी, तो भेड़ बकरी को भी टैक्स देना था। जी हां, जितनी भेड़ बकरी आपकी क्या कर रही है, घास खा रही है, ग्रेज कर रही है, उतनी भेड़ बकरी के ऊपर टैक्स लगेगा। इस तरह का क्या है, इस तरह के ग्रेजिंग टैक्स तक इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। कैन यू इमेजिन, फाइन। तो इन द डिकेड्स बिटवीन द 1850s and 1880s the right to collect the tax was auctioned out to contractors। मतलब ग्रेजिंग टैक्स में सिंपल सी चीजें गिनती की जाती थी, कितने तुम्हारे पास जानवर है, जितने जानवर है उस हिसाब से टैक्स पे करोगे तुम, ठीक है। तो बहुत सारे इसके चलते बहुत सारे पेस्टोलिस्ट कम्युनिटीज ने अपने जानवरों की छटनी कर दी थी, ले ऑफ कर दिया था कि बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ गई है कंपनी की, तुम्हें निकाल दे रहे हैं बाहर, उस टाइप से, समझ में आया। तो ग्रेजिंग टैक्स के चलते उन्हें ले ऑफ किया गया। अब क्या हो रहा है, तो इन दी डिकेड्स बिटवीन 1850s and 1880s the right to collect the tax was auctioned out to contractors। पहले ऐसा था कि ग्रेजिंग टैक्स इंट्रोड्यूस करा तो टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, अब ऐसा तो नहीं है कि ब्रिटिशर्स दौड़ा लगाएंगे पीछे पीछे भैंस के कि टैक्स दे दो भैया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स रखे गए बीच में, मतलब ये ब्रिटिशर्स है अगर मान लो, तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोल दिया कि ये सारे लोग मान लो क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग करवाते हैं जानवरों को, तो एक आदमी बीच में कॉन्ट्रैक्टर होगा, उससे बोल दिया तुम इनसे टैक्स ले लो, हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, हम तुम्हें राइट्स दे रहे हैं, तो बदले में तुम हमें
1 लाख रुपए दे दो मान लो फॉर एग्जांपल, तो ये 1 लाख रुपए लेके ब्रिटिशर्स तो रफा दफा हो गए। अब ये आदमी ने 1 लाख रुपए अगर ब्रिटिशर्स को दिए तो वो इनसे 1,20,000 तो वसूले गई, ठीक है। इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स फिर क्या करते थे, पेस्ट्रोलिस्ट कम्युनिटी से टैक्स वसूलते थे, समझ में आया। तो दीज कॉन्ट्रैक्टर्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट as high a tax as they could to recover the money they had paid to the state and earn as much profit as they could within a year। तो इन्हें तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालना था, तो वो इनकी चमड़ी की दमड़ी निकालते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, पे किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, समझ में आया। फिर क्या होता है, इसके चलते बहुत ज्यादा पेस्टोलिस्ट कम्युनिटीज ने सफर किया। शायद ब्रिटिशर्स को कुछ समझ आया होगा, तो बाय 1880s the government began collecting tax directly from the pastoralists। तो गवर्नमेंट ने खुद क्या करना स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने खुद डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया पेस्टोलिस्ट से। फिर कॉन्ट्रैक्टर्स का सिस्टम हटा दिया 1880s के बाद में, तो सरकार खुद कलेक्ट करती थी। अब बोलोगे आप क्या खुद गवर्नर जनरल पीछे पीछे जाते थे क्या भेड़ बकरी के? नहीं, मतलब ऑफिशियल्स ही जो थे तो वो ऑफिशियल्स ही कलेक्ट करते थे, ठीक है, ऑफिशियल्स ही कलेक्ट करते थे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि जब गवर्नमेंट ने कलेक्ट करना स्टार्ट किया तो गवर्नमेंट ने हर चीज को रेगुलेट कर दिया। वही परमिट सिस्टम चलता था, कितने दिन आप ग्रेज करवा सकते हो, कितने जानवर पे कितना टैक्स, हर चीज रेगुलेटेड थी, हर चीज रेगुलेटेड थी। तो these were the changes, broadly these were the changes which were introduced। let's recall, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे क्या। तो हमने देखा क्या क्या बदलाव लाए, देखो क्या क्या बदलाव लाए। तो सबसे पहला बदलाव तो लाया कि उन्होंने ग्रेजिंग लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करना चालू कर दिया, वेस्ट लैंड रूल्स वगैरह लेके आए। दूसरा चेंज जो लेके आए तो फॉरेस्ट लॉज पास कर दिए गए, ठीक है। फॉरेस्ट एक्ट्स जो लाए, तो फॉरेस्ट एक्ट्स के चलते रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाने लगा, ये सारा सब कुछ। तीसरा चेंज जो लेके आए तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लेके आ गए, ठीक है। और चौथा चेंज जो लेके आए तो इस तरह से उन्होंने दे ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट टैक्स फ्रॉम एवरी पॉसिबल सोर्स, ठीक है, हर जगह से टैक्स लगाने की कोशिश की जा रही है, जैसे ग्रेजिंग टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो अब इनका परिणाम क्या निकला होगा, इनका परिणाम सिंपल से निकला होगा कि ऑल दीज चेंजेस अफेक्टेड दी लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट्स सीवियरली। तो जितनी भी पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज थी, देयर लाइव्स वर सीवियरली अफेक्टेड, ठीक है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा उनके जीवन यापन में, बड़ी दिक्कतें जाती थी, उनका जीना मुश्किल हो गया था, है ना, उनका जीना मुश्किल हो गया था। तो कहानी समझ में ना, सीधा क्वेश्चन बनेगा, एक कदम और आगे बढ़े तो हाउ डिड दी चेंजेस अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पैस्टोरलिस्ट। तो अब देखो वही कि क्या बदलाव लाए थे, उसका प्रभाव क्या पड़ा होगा, तो जीवन यापन में बड़ी दिक्कत गई होगी। कैसे? तो जो चेंजेस ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए, दीज चेंजेस लेड टू अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ पैश्योर, ठीक है। तो उनका जीवन पे प्रभाव पड़ ही रहा था। उसी के साथ साथ क्या हुआ, एक बड़े लेवल पे जो पैश्योर लैंड था ना, जो ग्रेजिंग करवाने के लिए जगह होती थी, वो जगह की कमी हो गई, ठीक है। ग्रेजिंग के लिए पैश्योर लैंड की कमी हो गई। कैसे, अब मैं समझाता हूं। तो व्हेन ग्रेजिंग लैंड्स वर टेकन ओवर एंड टर्न इनटू कल्टीवेटेड फील्ड्स, जैसे पहला बदलाव क्या लाए थे उन्होंने कि एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो अब आपने एग्रीकल्चरल लैंड बनाई है तो ऐसा थोड़ा ना कि मंत्र पड़ा तो जमीन बढ़ गई है। वही जमीन जिसपे पहले जानवर ग्रेज करते थे, उस जमीन को अब आपने क्या कर दिया, उस जमीन को अब आपने कन्वर्ट कर दिया है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, कल्टीवेटेड फील्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या हो रहा है कि फसल तो पैदा हो जाएगी, लेकिन जानवरों के खाने के लिए घास कहां से आएगा, समझ में आया। तो द अवेलेबल एरिया ऑफ पैस्चर लैंड डिक्लाइन, तो इसके चलते जो अवेलेबल एरिया ऑफ पैस्चर लैंड होता था वो डिक्लाइन हुआ। फाइन, किस तरह से सीरियस शॉर्टेज हो रही है पैस्चर की, समझ में आया। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है क्या कि हाउ डिड द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, जो हमने अभी प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है, तो वो चेंजेस ने कैसे अफेक्ट किया लाइफ्स को पैस्टोरलिस्ट की विद रेफरेंस टू द डिक्लाइन या फिर शॉर्टेज ऑफ पैस्चर, बताओ। तो पैस्चर लैंड की कमी हो गई, क्यों? क्योंकि कल्टीवेटेड फील्ड्स में कन्वर्ट कर दिया गया। दूसरा क्या है, सिमिलरली द रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मेंट दैट शेफर्ड्स एंड कैटल हर्डर्स कुड नो लॉन्गर फ्रीली पैस्चर देयर कैटल इन द फॉरेस्ट, ठीक है। ये पॉइंट भी समझो। क्या हो रहा है कि अब क्या हो रहा है, जब रिजर्वेशन कर दिया फॉरेस्ट का, रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो अब क्या आ गया कि जो शेफर्ड्स वगैरह जो चरवाहे हैं, वो शेफर्ड्स हैं, हर्डर्स हैं, वो उतनी आसानी से या फिर फ्रीली अपने जानवरों को लेकर अब जा नहीं सकते जंगलों में, ठीक है। वो अपने जानवरों को लेकर अब जंगलों में नहीं जा सकते। अब जब जंगलों में नहीं जा सकते तो फिर दिखती बात है, अपने घर में बिठा के दाल रोटी तो खिलाएंगे नहीं, ठीक है। पैस्चर की कमी हो रही थी उनके पास, क्यों? क्योंकि अब जंगलों में जा नहीं सकते थे, तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज फील करेंगे ही करेंगे। तो पैस्चर लैंड डिक्लाइन हो गई है, उनका मूवमेंट डिक्लाइन हो गया है, उनके कैटल्स को कहां से खिलाएंगे, ये एक बड़ा समस्या बन गया था। और इसका इंपैक्ट क्या पड़ा होगा, तो देखो, as the pasture land declined या फिर the availability of pasture declined, the existing animal stocks had to feed on whatever grazing land remained। मतलब कहानी समझना कि अब आपके पास बहुत ज्यादा pasture land है नहीं, अब आपके पास में enough
फॉरेज जो होता है इनफ कह सकते हो, घास फूस जो है ना वो नहीं है, तो अब क्या होगा कि जितना है उतने में ही काम चलाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि भूखा रहना पड़ेगा। किसको भूखा रहना पड़ेगा? तो मतलब ये मान लो कैटल्स है, तो पेस्टरलिस्ट टू देयर गेटल्स क्या कहेंगे कि भाई साहब मतलब अब इतना ही है खाने के लिए, तो इतने में ही काम चलाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो गई थी, ठीक है। मतलब अब वही वाली बात है ना कि इंसान हो तो समझा सकते हो आप, जानवर को क्या समझाओगे, उसे तो भूख लगेगी तो खाएगा ना वो, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अच्छे से समझना कि हाउ दीज चेंजेस अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ पेस्टरलिस्ट, तो कैसे अफेक्ट करी, तो दिस लेड टू द कंटिन्यूअस इंटेंसिव ग्रेजिंग ऑफ दीज पेस्चर। तो अब जितनी जमीन बची हुई थी, ठीक है, जो भी ग्रेजिंग लैंड बचा था उस पे ही जीवन यापन करना है, तो बहुत ज्यादा ओवर ग्रेजिंग होने लगी। इंपैक्ट क्या होगा ओवर ग्रेजिंग का कि सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होगी, जो क्वालिटी ऑफ पेस्चर है वो डिक्लाइन होने लगेगा, ठीक है। दिस पेस्टोरल मूवमेंट अलाउड टाइम फॉर द नेचुरल रिस्टोरेशन ऑफ वेजिटेशन ग्रोथ। पहले क्या होता था कि पहले पेस्टोरल मूवमेंट चलता रहता था, नोमैडिक थे ना, तो समर्स में मतलब ऊपर, विंटर्स में नीचे, इस तरह से। अभी भी समर्स में और विंटर्स में ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड टर्म्स में, कि अब ज्यादा जगह नहीं रहती थी, तो उसके चलते क्या है, ठीक है, पहले रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, तो क्या होता था कि जब तक वो ऊपर गए, नीचे वाली सॉइल जो है, नीचे वाला जो पेस्चर लैंड है वो रीजनरेट हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अब रीजनरेट होने के लिए टाइम पीरियड कम मिल रहा है, ठीक है। तो व्हेन रिस्ट्रिक्शंस वर इंपोज्ड ऑन पेस्टोरल मूवमेंट्स, grazing land came to be continuously used and the quality of pasture declined. Quality of pasture decline होने लगा, grazing land continuously under use रहती थी। This in turn created further shortage of forage, ठीक है, खाने के लिए चारे की कमी होने लगी, चारे की कमी होने लगी। तो अब क्या होने लगा कि जो एनिमल स्टॉक्स था, अब हष्ट पुष्ट जानवर नहीं रह जाएंगे ना। जस्ट गिव मी मिनट। अब क्या है कि जानवर जो है हष्ट पुष्ट नहीं रह जाएंगे, जानवर क्या हो गए, कमजोर हो जाएंगे। अब जानवर जब कमजोर हो जाएंगे तो जो अंडरफेड कैटल्स रहेंगी ना, तो इनकी डेथ होने लगेगी। अंडरफेड कैटल्स डाइड इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग स्कैरसिटी एंड फेमाइन्स, ठीक है। तो फेमाइन्स जब हो रही हैं, स्कैरसिटीज जब आ रही हैं, मान लो कि अगर खाने की कमी रह गई, तो जिस साल खाने की कमी रहेगी उस साल बहुत सारे कैटल्स तो ऐसे ही मर जाते थे। क्यों? क्योंकि वैसे ही क्या है, वो बहुत ज्यादा खाए पिए हष्टपुष्ट नहीं थे ना, तो ये समस्याएं आने लगी। फाइन, ये समस्याएं आने लगी। क्लियर हुआ? तो what was the impact of the declining pasture? तो डिक्लाइनिंग पेस्चर का इंपैक्ट ये रहा कि कैटल्स की डेथ होने लगी, अंडरफेड कैटल्स रहने लगी, पेस्चर की अवेलेबिलिटी, फॉरेज की अवेलेबिलिटी जब कम रहती थी, तो एक तरह बोलते हैं ना जैसे बच्चे माल नरिश हो जाते, अच्छा खाते पीते नहीं है, तो वैसे ही जानवर भी, कैटल्स भी जो थी तो वो भी क्या रहती थी, एक तरह से माल नरिश रहती थी। समझ में आया? तो अब ये परेशानी है, लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट हो तो मैंने आपको हमेशा समझाया है क्या कि समस्या पे नहीं, समाधान पे फोकस करना, ठीक है। तो समस्याएं तो है, बदलाव लाए बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, उन बदलाव का प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव जो है वो आपने देखा, लेकिन इन सारी समस्याओं से ऊपर जाकर समाधान कैसे निकाला होगा। तो दिस इज द लास्ट पार्ट, क्या कि हाउ डिड दी पेस्टोरलिस्ट कोप अप विद दीज चेंजेस। ये जो बदलाव आए, तो इन बदलाव से पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज ने कैसे कोप अप किया, ठीक है। हाउ डिड दे कोप अप, how did the pastoralist communities cope up with these changes? उन्होंने इन समस्याओं से कोप अप कैसे किया? दिस इज द पॉइंट। समझ में आया? उन्होंने इन समस्याओं से कोप अप कैसे किया? तो चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए, उन बदलाव का दुष्प्रभाव पड़ा वो तो बता दिया, लेकिन जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज थी हमारी, तो हाउ डिड दे रिएक्टेड, उन्होंने रिएक्ट किस तरह से किया, उनका क्या रिएक्शन रहा, ठीक है। तो उनका क्या रिएक्शन रहा होगा, समझने वाली चीजें देखो। तो सम रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल्स, मतलब यही है कि समस्या थी, उन समस्या में समाधान कैसे ढूंढे गए हमारे पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज के द्वारा। तो सम रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ कैटल्स इन देयर हर्ड्स सिंस देयर वाज नॉट इनफ पैस्चर टू फीड लार्ज नंबर। वही वाली बात है, इन्होंने ले ऑफ कर दिया, इन्होंने देखा कि इतने ज्यादा जानवर रखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतने सारे जानवरों को हम पाल ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जानवरों के नंबर ही कम कर दिए, बेच दिए, या फिर मर गए बहुत सारे जानवर, तो ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया कि सम रिड्यूस दी, कह सकते हैं सब रिड्यूस द नंबर ऑफ, क्या कहेंगे, सम रिड्यूस द नंबर ऑफ एनिमल्स व्हिच दे हैड, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या है, अदर डिस्कवर्ड न्यू पैस्चर्स व्हेन मूवमेंट ऑफ ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड्स बिकेम डिफिकल्ट। तो जैसे दिखती बात है कि आपको क्या है, मतलब ये तो बहुत नॉर्मल है, देखो हर ह्यूमन माइंड जो एक तरह से ही सोचता है कि आप स्कूल जाते थे, आपका घर था, ठीक है, इस घर से आप यहां तक स्कूल जाते थे, रास्ता ये था, अब इस रास्ते में यहाँ पे रोडों का काम चल रहा होगा, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो आप क्या करोगे, दूसरा रास्ते से चले आओगे, स्कूल तो जाना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि छुट्टी बनाने लगोगे, घर बैठे नहीं तो मम्मी पापा फिर। तो अब क्या हो रहा है, रास्ता बदल दिया। तो वही यहाँ पे इन्होंने भी क्या होगा कि समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि उनके ग्रेजिंग ग्राउंड तक वो जा नहीं पा रहे थे, डिफिकल्टीज थी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। तो कुछ पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज ने तो अपने
कैटल्स की ही जनसंख्या कम कर ली, और कुछ कम्युनिटीज जो थी, ठीक है, कुछ कम्युनिटीज मतलब कुछ पेस्टोलिस्ट कम्युनिटीज जो थी, तो दे डिस्कवर्ड न्यू पैस्चर व्हेन मूवमेंट ऑफ ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड बिकेम डिफिकल्ट। ठीक है, तो जो ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड पे जाना जब मुश्किल हो गया था, तो उन्होंने बोल दिया कि हम क्या करते हैं, हम दूसरी नई पैस्चर लैंड ही ढूंढ लेंगे। तो उन्होंने दूसरी जगह व्यवस्था कर ली अपनी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम बताया गया कि आफ्टर 1947 कैमल एंड शीप्स हर्डिंग रायकास, रायकास कहां से है, इन दी कमेंट सेक्शन यू हैव टू गिव द आंसर। तो रायका जो पेस्टोलिस्ट कम्युनिटीज हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि 1947 में देश आजाद हो गया, देश आजाद भी हो गया और विभाजित भी हो गया, एक पाकिस्तान बन गया, एक इंडिया बन गया। तो ये तो नोमैडिक कम्युनिटी तो ऐसा है कि घूमते घूमते क्या है, इंडिया और पाकिस्तान तो कुछ था ही नहीं उस समय पे, तो घूमते घूमते उधर तक निकल जाती थी जिधर आज पाकिस्तान है। ठीक है, लेकिन अब वो जा नहीं सकते, रिस्ट्रिक्शन थी। ठीक है, तो ये वही बता रहे हैं। तो दी कैमल और शिप हर्डिंग रायकास जो है, तो they could no longer move into the Sindh and graze their camels on the bank of Indus as they had done earlier। तो सालों से ये लोग क्या करते आ रहे थे, जैसे अगर हम देखें तो अब ये तो आप कमेंट में क्या बताओगे, मैंने ही बता दिया। तो जैसे राजस्थान से रायकास जो है, तो इधर सिंध प्रोविंस जो है, ठीक है, पंजाब सिंध प्रोविंस जो है, इंडस रिवर के आसपास अपने कैटल्स को ग्रेज करवाते थे। ठीक है, तो कब ग्रेस करवाते थे, जैसे विंटर्स या फिर कह सकते हैं दूसरे टाइम पीरियड में, समर्स वगैरह के टाइम पीरियड में। लेकिन अब क्या होगा कि अब तो बॉर्डर डिवाइड हो गई, तो अब थोड़ी ना जा सकते, उधर तो पाकिस्तानी आर्मी खड़ी है। तो इसके चलते क्या है, इसके चलते उन्होंने क्या किया, जो दूसरा तरीका मैंने बताया ना कि हाउ डिड दे सर्वाइव्ड, क्या हाउ डिड द पैस्टोरलिस्ट कोप अप विद दीस चेंजेस, तो दूसरा तरीका यह था कि उन्होंने नई पैस्चर लैंड ही ढूंढ ली। तो यहां पे भी वही हो रहा है कि जो रायकास थे, रायकास ने क्या करना स्टार्ट करते, जब उनकी सिंध वाली प्रोविंस में पाकिस्तान में जाने का रास्ता बंद हो गया, तो the new political boundaries between India and Pakistan stopped their movement। ठीक है, so in recent years they have been migrating to Haryana where ships can graze on agricultural fields after the harvest are cut। ठीक है, तो अब वो हरियाणा पंजाब उस क्षेत्र में जाने लगे रायकास। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां फसल कट जाती थी, तो जो स्टबल वगैरह बचते हैं उन्हें खा लेते इनके जानवर, और अगली फसल के लिए उन लोगों के खेत को भी मैन्योरिंग कर देते थे। तो विन विन रिलेशन है, जैसे धंगर्स के केस में हमने देखा था, वो कोनकन पे जाते हैं, है ना। तो ये केस रहता है। ठीक है, तो क्या किया गया, हाउ डिड दी पेस्टोलिस्ट कोप अप विद दीस चेंजेस, पेस्टोलिस्ट कम्युनिटी जो थी, तो इन चेंजेस से कैसे कोप अप करी। तो पहला चेंज तो आपने देख लिया, क्या है, उन्होंने नंबर ऑफ कह सकते हैं कैटल्स ही कम कर दिया। दूसरा उन्होंने क्या कर दिया, ग्रेजिंग ग्राउंड जो है, ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं, तो न्यू ग्रेजिंग ग्राउंड ढूंढ लिए, और इसके साथ साथ और क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। तो देखो ये 5 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, हाउ डिड दी पेस्टोलिस्ट कोप अप विद दी changes introduced under the colonial period। तो some richer pastoralists began buying land and settling down, giving up their nomadic life। कुछ जो रिच पेस्टोलिस्ट कम्युनिटीज, तो उन्होंने बोला कि यार अब घूमना मुश्किल हो रहा है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, अपन एक जगह ही बैठ जाते हैं। तो उन्होंने जमीनें खरीद ली और खेती करना चालू कर दिया। उन्होंने अपनी नोमैडिक लाइफ को गिव अप कर दिया कि अब हम इस तरह से घूमते नहीं रहेंगे, अब हम सेटल्ड जीवन जीना चाह रहे हैं। ठीक है, एक तरीका ये भी था। सम बिकम सेटल्ड पीजेंट कल्टिवेटिंग लैंड एंड अदर्स टुक मोर एक्सटेंसिव ट्रेडिंग। तो कुछ तो सेटल्ड पीजेंट बन गए और कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ट्रेडिंग करने लगे। तो सामान बेचने के साथ साथ उन्होंने फैक्ट्री इंडस्ट्री लगा ली होगी, समझ में आया। तो और एक्सटेंसिव ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट हो गए वो, ना कि नोमैडिक वे ऑफ लाइफ पे। कुछ पुअर पेस्टोलिस्ट जो थे, तो ऑन द अदर हैंड बोरोड मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स टू सर्वाइव। अब जब दिखती बात है कि जीवन यापन तो करना पड़ेगा, इतनी रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी, तो कुछ पुअर पेस्टोलिस्ट कम्युनिटीज ने क्या किया, वो जमीन तो खरीद नहीं सकते थे, तो उन्होंने लोन ले लिया पैसा, ताकि घर में रोटी तो आए उनके, लेकिन वो लोन के चक्कर में फंस गए। ठीक है, तो एट टाइम्स दे लॉस्ट देयर कैटल्स एंड शिप। तो उनके जितने भी जो कैटल्स थे, शिप थे, गोट थे, वो सब भी बिकते चले गए, और फिर उन्हें लेबरर्स की तरह काम करना पड़ा फील्ड में, स्मॉल टाउन्स में। ठीक है, तो उन्हें क्या करना पड़ा, अपना जो कह सकते हैं ना एक तरह से पैतृक कार्य जो था, जो उनके पूर्वज करते चले आ रहे थे, वो काम छोड़कर उन्हें अब लेबर बनना पड़ रहा था। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश टाइम पीरियड में, कॉलोनियल टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया, सफर किया। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम देखें कि जो पेस्टोरलिज्म था, ठीक है, कॉलोनियलिज्म था, कि कॉलोनियल टाइम पीरियड में जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज थी, जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट थे, तो उन्होंने क्या पाया क्या खोया, उसका कंक्लूजन अगर निकाले हम, तो कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है कि पेस्टोरलिस्ट नॉट ओनली कंटिन्यू टू सर्वाइव। ऐसा नहीं है कि समस्या आई तो समाप्त हो गए, समस्या समाप्त नहीं करेगी, आपको समस्या से समाधान निकालना होगा। ठीक है, तो वहां पे वही हुआ कि पेस्टोरलिस्ट जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। आज भी आपको पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज देखने को मिलेगी, वो तब सर्वाइव कर गए, तो आज तो सिचुएशन फिर भी उनके फेवर में है। ठीक है, तो पेस्टोरलिस्ट नॉट ओनली कंटिन्यू टू सर्वाइव इन मेनी रीजन्स, देयर नंबर्स हैव एक्सपेंडेड ओवर रीसेंट डिकेड्स। ठीक है, उनके नंबर्स में वृद्धि भी हुई है, कुछ पेस्टोरलिस्ट की कम्युनिटीज में इंक्रीमेंट भी आपको देखने को मिला है। तो व्हेन pasture land in one place was close to them,
दे चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ देयर मूवमेंट, ठीक है। तो मतलब कैसे सर्वाइव कर गए, कैसे उनका नंबर बढ़ गया, उन्होंने अपनी दिशाएं बदली, ठीक है, उन्होंने अपनी दशा बदली। दशा यानी क्या है कि उन्होंने देख लिया कि इतने बड़े बड़े साइज में हम कैटल्स को नहीं रख सकते हैं, कि हजारों भेड़ बकरियां नहीं पाल सकते, तो उन्होंने बोला कि हजारों से 100 पे आ जाओ, ठीक है। तो दे रिड्यूस द साइज ऑफ देयर हर्ड, combined pastoral activity with other forms of income and adapted to the changes in the modern world, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पेस्टोरल एक्टिविटीज को कंबाइन किया ताकि वो अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकें और जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो बदलाव आ रहे हैं उन सारी चीजों से अपने आप को एडजस्ट कर सके, अडॉप्ट कर सके, ठीक। तो इस तरह से these were some of the changes which they took over themselves, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, सर्वाइव कर जाए। इनफैक्ट आप देखोगे तो many ecologists believe that in dry regions and in the mountains pastoralism is still ecologically the most viable form of life, ठीक है। तो कुछ इकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि पेस्टोरलिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ ही सोल्यूशन है। कहां पे, जैसे कि मान लो ड्राई रीजन है या फिर माउंटेन है ना, तो माउंटेन और ड्राई रीजन में आपको पेस्टोरलिज्म ही करना पड़ेगा। इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि वहां पे पूरे 12 महीने एक जगह पे रह पाना इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो वहां पे आपको नोमैडिक वे ऑफ लाइफ, पेस्टोरलिस्ट वे ऑफ लाइफ जीना ही पड़ेगा। तो पेस्टोरलिज्म इज स्टिल इकोलॉजिकली द मोस्ट वाइबल फॉर्म ऑफ लाइफ, की उस इकोलॉजी के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से यू हैव टू गो डाउन इन फ्रंट ऑफ द नेचर एंड लिव योर लाइफ अकॉर्डिंगली। तो पेस्टोरलिज्म इज द ओनली वे, समझ में आया, नोमैडिज्म इज द ओनली वे। क्लियर हुआ? तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कंक्लूजन पे एक चीज और छोड़ जाता हूं मैं आपको। आपने देखा कि भारत में किस तरह से पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज हैं, कॉलोनियल टाइम पीरियड में उन्होंने क्या बदलाव आया, उन बदलाव का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने उन प्रभाव से कैसे निपटने की व्यवस्था करी, वो सारा सब कुछ आपने देखा। लेकिन सिर्फ इंडिया में ही पेस्टोरल कम्युनिटीज की कहानी थोड़ी ना है। पेस्टोरलिज्म तो जो है, नोमैडिज्म तो जो है, वो तो वर्ल्ड वाइड है। तो एक केस और अफ्रीका वाला देखेंगे हम, ठीक है, जो चैप्टर का आगे वाला पार्ट है। क्लियर हुआ यहां तक? तो एंड जो पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका है, अब उसे समझते हैं। क्लियर? वो सारा सब कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमारा वाला पार्ट कंप्लीट होता है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए मस्त तरीके से। कोई किसी प्रकार का डाउट आता है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। स्पेशल क्लासेस वगैरह होती है, वहां भी ज्वाइन कर सकते हो, आप डाउट्स पूछ सकते हो। उसके अलावा अनअकैडमी प्लस पर जो पेड कोर्सेज होते हैं, तो वहां पे अभी जैसे क्लास 9 की जो क्लासेस होती है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 8:45 to 9:45 क्लासेस होती हैं, ठीक है। यू कैन एनरोल इन दीज कोर्सेज यूजिंग द कोड दिगराज। फाइन। अभी आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए एक बहुत जबरदस्त ऑफर है। दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप सी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई क्लास 6 से 12 तक का स्पेशल प्राइस ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पर, जहां पर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 45% तक ऑफ पा सकते हैं। तो जैसे जो सब्सक्रिप्शन आपको 11,000 रुपए में मिलता था 4 मंथ्स के लिए, जैसे 4 मंथ भी आपके एग्जाम नहीं बचे होंगे अब, ठीक है, तो वो आपको 45% के किस पे मिल रहा है? ऑफ पे मिल रहा है। मतलब इन 6,299 रुपीज आपको 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। एंड इट इज दिस एंड हियर गोज द लिस्ट फॉर 6 मंथ, 12 मंथ एंड 18 मंथ, ठीक है। तो इन सारे महीनों के लिए क्या आपको ऑफ मिलेगा? तो यू कैन अवेल अप टू 45% ऑफ ऑन सीबीएसई सब्सक्रिप्शन। सो इफ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन, दिस इज द बेस्ट डील टू क्रैक। दिस इज द बेस्ट डील टू क्रैक। आई होप यू पीपल गॉट दिस। यूज द कोड दिगराज। हाँ, ये ऑफर आपको इस कोड को यूज करने पे ही मिलेगा। फाइन। तो दिस वाज द स्टोरी। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। पूरा चैप्टर हमारा यहां तक का मतलब 66% पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। बचा हुआ जो 33% पार्ट है कंप्लीट करते हैं चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट में। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।